राही का नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक एनसीईआरटी कक्षा 8वीं का अध्याय 5 उद्योग है। इसी पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। दोस्तों, वास्तव में इस कागज़ के जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित करके काष्ठ को लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यही कागज़ प्रेस में जाता है जहां रासायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल आपकी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर या बाइंडिंग करके या पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। ठीक है, अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। विनिर्माण एक द्वितीयक क्रियाकलाप है। क्या? विनिर्माण एक द्वितीयक क्रियाकलाप है। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या? लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं या किए जाते हैं। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आप कपास के खेत से अपने घर तक अपनी शर्ट की यात्रा को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होते हैं। और इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। ठीक है, यदि हम कोयला खनन उद्योग की बात करें तो कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। क्या? कोयला खनन उद्योग, यदि हम कोयला खनन उद्योग की बात करें तो कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन उद्योग कैसा है? सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब हम उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, पहले कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कैसे कैसे उद्योग हो सकते हैं कच्चे माल के हिसाब से? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित उद्योग हो सकते हैं। ठीक, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में किनका उपयोग करते हैं? वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। ठीक है, खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समझ में बात आई होगी।
इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे आदि बनाने में। ठीक है। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है। लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। ठीक है। अब आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। ठीक है। लघु आकार के उद्योगों को हम कुटीर या घरेलू उद्योग भी कह सकते हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। ठीक है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। उदाहरण के रूप में आप बता सकते हैं टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व कम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं, इनको आप उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। ठीक है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। ठीक। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। ठीक है, ये बृहद उद्योगों के उदाहरण हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है या होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। अब सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को समझ लेते हैं। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों
अथवा दोनों के द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। सहकारी उपक्रमों के कौन कौन से उदाहरण हैं? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम आदि। अब देख लेते हैं उद्योगों की अब स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में। ठीक है, उद्योगों का केंद्रीकरण कैसे होता है, इनके कारक क्या हैं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वे हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। कौन कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं उद्योगों के केंद्रीकरण में, उद्योगों की अवस्थिति में? कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। ठीक, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या होते हैं। ठीक है, कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों को स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं औद्योगिक तंत्र के विषय में। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रकरण और निर्गत शामिल हैं। औद्योगिक तंत्र में क्या क्या शामिल हैं? निवेश, प्रकरण और निर्गत आदि शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं शामिल की जाती हैं। ठीक, प्रकरण में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। ठीक, क्या प्रकरण में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल के रूप में परिवर्तित करते हैं, और यही निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। क्या? और यही निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय हैं। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ठीक, प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल होते हैं। ठीक, शर्ट जिसे आप पहनते हैं वह अंतिम उत्पादन है। ठीक, आप देख लेते हैं औद्योगिक प्रदेशों के विषय में। दोस्तों, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, यानी उनकी निकटता से एक दूसरे को लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए वो केंद्रीकृत होते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में हैं। कहाँ हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश? पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। ठीक, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। फिर से एक बात सुनिएगा, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ठीक, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह। क्या? मुंबई पुणे समूह या मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश,
अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इन्हें एक बार और समझ लीजिए। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब प्रमुख उद्योगों का वितरण देख लेते हैं। ठीक, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। कौन कौन से विश्व के प्रमुख उद्योग हैं आजकल? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आदि विश्व के प्रमुख उद्योगों में गिने जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं। ठीक, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। ठीक है, क्या आप जानते हैं किसी उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, किसी उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। सनराइज उद्योगों में हम किसे किसे शामिल करते हैं? कौन कौन से उद्योग को शामिल करते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग। ठीक है, अब देख लेते हैं वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं। लोहा इस्पात उद्योगों का वितरण कहाँ कहाँ है? ऐसे देश जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। कौन? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस में लोहा इस्पात उद्योग अधिकांशतः केंद्रित है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। कहाँ संकेंद्रित है वस्त्र उद्योग? भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। ठीक है, अब देख लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्रों को। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। ठीक है, अब है लोहा इस्पात उद्योग। ठीक, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या इस उद्योग के लिए, इस उद्योग में कौन कौन सी चीज़ें निवेश की जाती हैं? श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है, पिघलता है। ध्यान रखिएगा, प्रकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिकतम आकर निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यह परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद जो होता है इस्पात होता है। ठीक, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है या किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इससे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार आदि बनाए जा सकते हैं। ठीक, एल्युमिनियम, निकिल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर
इसकी मिश्र धातुएं भी बनाई जा सकती हैं। क्या एल्युमिनियम, निकिल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं भी बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक, इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं या बने होते हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। ठीक, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। ठीक, इस्पात की पाइपलाइन से तेल को परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। ठीक है, कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने हुए होते हैं। ठीक, विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं भारत में लोहा इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति पर। ठीक है ना, भारत में लोहा इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति पर चर्चा अब करते हैं। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध हो जाते थे या उपलब्ध थे। ठीक, बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्रों के समीप, नहरों और रेलवों के निकट थी। क्या बाद में इस उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्रों के समीप, नहरों और रेलवे लाइनों के निकट बनी। ठीक है, इसके बाद 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। क्या हुआ? 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क के विदेशों से आयात करना पड़ता था। ठीक है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। कैसे विकसित हुए भारत में लोहा इस्पात उद्योग? कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। ठीक, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही औद्योगिक प्रदेश में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि एक ही औद्योगिक प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन कौन से राज्य हैं ये जिनमें औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक, इधर भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है। भद्रावती और विजयनगर कहाँ हैं? कर्नाटक में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। पहले हमने जिन प्रदेशों की चर्चा की उनके अलावा भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम जमशेदपुर लौह इस्पात कारखाने के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, तो जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात कारखाना था।
1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को, यह निजी स्वामित्व में था। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। टिस्को की शुरुआत कहाँ की गई थी? झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची नामक स्थान पर सन 1907 में। कब शुरुआत की गई थी टिस्को की? सन 1907 में। ठीक है, बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। ठीक, भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। कौन कौन से कारणों से? यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। पहली सुविधा, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक, अगली सुविधा, यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। ठीक, टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। तीसरी सुविधा क्या थी? टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। ठीक, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। किसको? टिस्को को। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। इस प्रकार इसका विकास काफ़ी हुआ है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। ठीक, भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास का आरंभ हुआ। क्या? भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। ठीक, भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारत के ज़्यादातर उद्योग किस पर निर्भर हैं अपनी अवसंरचना के लिए? लोहा इस्पात उद्योग पर। ठीक, भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग शामिल हैं। क्या इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग शामिल हैं? आप देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग को। ठीक, पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक, कौन कौन सी स्थानीय सुविधाएं? कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लौह खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग उपलब्ध है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। यह लौह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं।
इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लॉयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लॉयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। कहाँ से पर्याप्त जल प्राप्त होता है? ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से। ठीक है, आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिले हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदियों की घाटी में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। कहाँ? ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग की तरफ। ठीक है, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। यह शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है बुनना। क्या अर्थ है उसका? टेक्सियरे का अर्थ है बुनना। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक, रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। वस्त्र उद्योग के कच्चे माल क्या होते हैं? रेशे। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल होते हैं। ठीक, सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? पावर लूम ने। ठीक है, आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। सूती वस्त्र के प्रमुख उत्पादक कौन हैं आज? भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, याद रखिएगा। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ठीक, ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका के मलमल, मोसलीपट्टनम की छीट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरे जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। ठीक, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा था और बनने में अधिक समय लेता था, जबकि पश्चिम के वस्त्र उद्योग अच्छी गुणवत्ता वाले एवं सस्ते वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। ठीक, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। ठीक, और धीरे धीरे ह्रासित हो गया। क्या आप जानते हैं कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग का कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप पोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 18 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। ठीक है, जबकि भारत में पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। फोर्ट गैलेस्टर का मिल स्थायी नहीं रह सका और किन्हीं कारणों से बंद हो गया। और पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ खुली?
मुंबई में 1854 ईस्वी में। ठीक, उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे। ठीक, प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। ठीक, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र बन गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ सूती वस्त्र उद्योग का कारखाने खुल गए हैं? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत। ठीक है, अब आपको जानकारी रखनी चाहिए कि भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। क्या? भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 मतलब 33% हिस्सा निर्यात किया जाता है। ठीक है, आइए अब सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख शहरों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला शहर है सूती वस्त्र के लिए विख्यात अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है अहमदाबाद? गुजरात में साबरमती नदी के तट पर। और 1859 में पहली सूती मिल अहमदाबाद में कब स्थापित हुई थी? 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। आज अहमदाबाद को प्रायः भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मानचेस्टर, याद रखिएगा। अनुकूल अवस्थिति के कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। ठीक, अनुकूल अवस्थिति के कारक जो थे अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। ठीक, यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए अच्छा है, आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। ठीक, सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र उद्योग को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक, इस तरह इसकी बाजार तक सरलतापूर्ण पहुंच उपलब्ध है। ठीक है, नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? बहुत से वस्त्र मिल अब बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला वस्त्र उद्योग केंद्र है ओसाका। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। कहाँ का वस्त्र निर्माण केंद्र है ओसाका? जापान का। यह जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। कौन कौन से ऐसे भौगोलिक कारण हैं? ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ठीक, अगला उष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ठीक, अगला कारक है योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। अगला श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। ठीक, अगला पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने
और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक, ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। ओसाका का वस्त्र उद्योग जो है ये पूर्णतः आयात किए गए कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। ठीक, उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट उद्योग लेते जा रहे हैं। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं औद्योगिक विपदा की। औद्योगिक विपदा क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती हैं। ठीक, भोपाल को उदाहरण के रूप में लेते हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 1:30 बजे घटित हुआ और यह अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वे आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्र शोध विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। ठीक, 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकायो चोंगकिंग में गैस कोप में विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। क्या 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकायो चोंगकिंग में गैस कूप में विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। ठीक, कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। कई लोग विस्फोट के बाद नहीं भाग सकने के कारण मारे गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक, औद्योगिक दुर्घटना में जोखिम कम करने के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाना चाहिए। पहला, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। ठीक, अगला, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। अगला, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। एक सीमा के बाद इनके भंडारण को अनुमति नहीं देनी चाहिए। पांचवा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यह अध्याय पूरा होता है। अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। तो पहला प्रश्न है, 1 टन इस्पात तैयार करने के लिए कितनी मात्रा में कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है? विवरण दीजिए। 1 टन इस्पात तैयार करने के लिए कितनी मात्रा में कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, लिखिए या विवरण दीजिए। ठीक। अगला प्रश्न, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? अगला, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? अगला, कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? ठीक। अगला,
कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है? कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है? ठीक। अगला, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? आ पश्चिम बंगाल में, बा कैलिफोर्निया में, सा गुजरात में। इनमें से एक उत्तर सही है। सही उत्तर को छांटकर आप लिखिए। अगला, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? आ नायलॉन, बा जूट, सा एक्रिलिक। ठीक। अगला, अंतर स्पष्ट कीजिए कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों में। क्या? कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में आपको अंतर लिखना है। ठीक है। अब कुछ प्रश्न खाली स्थान भरने से संबंधित हैं। दिए गए स्थानों में खाली स्थान भरिए। कच्चा माल बिंदी बिंदी और अंतिम उत्पाद बिंदी बिंदी और बिंदी बिंदी। ठीक। तृतीयक क्रियाकलाप बिंदी बिंदी और बिंदी बिंदी। ठीक। अगला, कृषि आधारित उद्योग बिंदी बिंदी और बिंदी बिंदी है। अगला, कुटीर उद्योग बिंदी बिंदी और बिंदी बिंदी है। अगला, सहकारिता उद्योग बिंदी बिंदी और बिंदी बिंदी हैं। यानी बिंदी बिंदी की जगह आपको उनका नाम भरना है। तो इस प्रकार से उद्योग नामक यह अध्याय खत्म होता है। फिर मिलेंगे कक्षा 8वीं के भूगोल के 6वें अध्याय मानव संसाधन के साथ। ठीक है। तब तक के लिए आपके दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद।